सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप फॉर आई सर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2017 से लेकर 2025 तक के, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद देयर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। जैसे आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम चरभक है। मैं एज ए TVM में एक केमिस्ट्री मेजर स्टूडेंट हूँ और अर्थ साइंस मेरा माइनर सब्जेक्ट है। तो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और DNF ब्लॉक। मैंने इसमें ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि पहले शायद से आपका ब्लॉक केमिस्ट्री में था, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के थे जो यहाँ पे फिर से आ सकते हैं। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं वहाँ पे। वो हम सारे यहाँ पे देखने वाले हैं उनके रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करने वाले 2017 के साल से। मैंने सारे ईयर वाइज सॉर्ट किए हैं। तो देखते हैं 2017 का पहला सवाल। ये 2017 का पहला सवाल है आपके सामने। इस सवाल में हमें बोला गया है कि हमारे पास SnCl2 है जिसको हमने एक सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है जिसमें Cl माइनस आयन है। तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो गिवन है हमारे पास, वो है SnCl3 होल माइनस। ठीक है, ये हमारा बन रहा है। अब हमें पूछा गया इसका जियोमेट्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो Sn है, Sn यहाँ पे आपका 4 स्टेरिक नंबर होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड्स है जो कि Sn और Cl के बॉन्ड्स है, और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर ड्यू टू आपका ये नेगेटिव साइन है। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक तो हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर ऐसा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, और दूसरा है आपके पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब एक लोन पेयर है तब वो ऐसा ही बनाएगा। यहाँ पे इसका लोन पेयर, ये आपका Sn मान लीजिए, यहाँ पे ये 3 आपके आ गए Cl। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक मेटल है एम जिसके ऊपर N+ का चार्ज है। वो ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो हम पहले अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक D5 सिस्टम है, और D5 सिस्टम के साथ हमें ये पता चल रहा है कि ये आपका एक वीक फील्ड लिगेंड चाहिए ये करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें इन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा D5 और वीक फील्ड लिगेंड शो करेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो है आपका AR, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 4s2 3d6, ये आपका 26 दे रहा है जो कि Fe का है। ये चीज़ बहुत बेसिक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आपके पेपर आ रहे हैं तो फिर मैं ये उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं बस आपको की कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसका। तो ये है आपका Fe। और Fe के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि Fe का जो ऑक्सीजन स्टेट है दो होता है, आइदर +2 होगा या फिर Fe+3 स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। Fe अगर +2 में एग्जिस्ट करता है तो फिर वो D6 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अगर F3 है तो फिर वो D5 शो करता है। तो हमें यहाँ पे F3 को सीक आउट करना पड़ेगा, F2 हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनका ऑप्शंस की तरफ। पहले है आपका MnCN6। यहाँ पे M का वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे बन रहा है +2, और +2 D6 शो करता है, तो फिर ये तो नहीं होने वाला हमारे पास। ऑप्शन बी में आता है F6। F आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है पहले से ही, और यहाँ पे M का है +3, तो ये आपका बन गया। तो आपका जो MF6 3- हो रहा है वो आपकी इन दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि एक चाहिए आपका D5, दूसरा चाहिए आपका वीक फील्ड लिगेंड, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ये आपको पूछा आइसोमेरिज्म से। यहाँ पे पूछा पेयर ऑफ एनंशियोमर। एनंशियोमर किसे बोलते हैं? एनंशियोमर उसे बोलते हैं जहाँ पे दो पेयर एक दूसरे का, दो मिरर इमेज। सोचिए ये मेरा एक हाथ है, मैंने इसका एक मिरर इमेज ये है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहा, तो यही होता है एनंशियोमर। आपको यही पूछा गया है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि कौन सा एज अ पेयर ऑफ एनंशियोमर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिर अगर हम पहले वाला देखें, ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज आपको पता चल रही होगी, ये है आपका ई एन। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सी ओ ई एन होल 3 3+। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है आपका ट्विस्टेड प्रोपेलर जैसा। ये होता है आपका ट्विस्टेड प्रोपेलर जैसा, मतलब ऐसा ही कुछ होता है। रुकिए, जस्ट लेट मी शो यू इन अ बेटर वे कि ये आपका आ गया सी ओ, ये आ गया आपका पहला ई एन, ये आ गया आपका दूसरा ई एन, ये आ गया हम आपका तीसरा सी एन। और ये जो तीन है, ये तो ना सेम प्लेन में नहीं रहते, ये तीन अलग प्लेन में रहते हैं, क्योंकि वरना स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये एक प्रॉपलर है, लेकिन ये ट्विस्टेड है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। तो अगर हम इसका मिरर इमेज ले तो फिर वो देखने में सेम हो सकता है, लेकिन अगर आप 3D में देखोगे तो फिर वो नहीं हो रहा सुपर इम्पोज एक दूसरे के साथ, तो ये उसका एनांशियोमर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हमें अब देखने की जरूरत नहीं, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा, ना तो बी होगा, आपके पास होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये ट्विस्टेड प्रोपेलर वाला केस। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्ट कलर्ड। आपको जब कलर पूछेगा ना, आपको एक चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि वो डी डी ट्रांजिशन की बात कर रहा है, कि वो कर रहा है डी डी ट्रांजिशन की बात। और डी डी ट्रांजिशन डी ज़ीरो नहीं कर सकता, बाकी डी वाले कर सकते हैं, फिर से डी 10 नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कॉम्प्लेक्सेस एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड कि कौन सा डी ज़ीरो या फिर डी 10 नहीं है। हम शुरू करते हैं पहले वाले से, ए एल से। ठीक है, अगर हम ए एल में देखें, ए एल यहाँ पे +3 शो कर रहा है। ठीक है, ए एल +3 है, तो ये है वहाँ पे आपका डी ज़ीरो। ठीक है, डी ज़ीरो है, तो मतलब ये तो कलर शो नहीं कर पाएगा। जेड एन पे आते हैं, जेड एन यहाँ पे आपका शो कर रहा है Zn2+। Zn2+ होता है आपका D10, तो ये भी नहीं कर पा रहा। आप आते हैं यहाँ पे Ni आपका यहाँ पे शो कर रहा है Ni2+। आपका शो करता है D8 सिस्टम। D8 है, मतलब ये आपका डी डी ट्रांजिशन है, पार्ट कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको कलर पूछेगा तो उसका मतलब है चेक करना है कि आपका डी डी ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं। मतलब आपका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन आ या फिर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो बैंड्स होते हैं, आप जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, तब आप उसमें जो एनर्जी जो दे रहे हो उसके हिसाब से वो जो ये जो लेवल्स पे वो जंप कर रहा है, उसके उसके हिसाब से कलर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा याद रखना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। 2017 के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं 2018 के साथ। ये आ रहा है 2018 का पहला सवाल आपके लिए। यहाँ पे आपको पूछा डाइपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये पता है आपको कि ये एक वेक्टर होता है। ठीक है, वेक्टर होता है, और ये कैसे काम करता है? सोचिए कि आपके पास ए है, बी है, और ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ऐसा होता है, तो फिर इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट डाइपोल मोमेंट इज। तो हमें अब यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए उनके हिसाब से वैलिडेट करना है। हमें जो सैंपल दिया गया है वो है सिस और ट्रांस F2N2। तो अगर हम पहले सिस F2 ड्रॉ करें, एंड ये 2N हो गए, ये आपका F हो गया, ये आपका F हो गया, यह आपका सिस, ये दोनों सेम साइड में है, और ये आ जाएगा आपका ट्रांस, जो कि दो अलग स्टेट में रहेंगे। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये बोथ तरफ है, ये बैलेंस आउट भी हो रहा है, लेकिन ये उतना एक्यूरेटली बैलेंस नहीं हो रहा ताकि ये ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस सैंपल इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एटलीस्ट इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू से बढ़िया मैं ये लिख देता हूँ कि ये हमेशा होगा ग्रेटर देन आपका ज़ीरो। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन ट्रांस के केस में ये बात डिफरेंट है, ट्रांस इस तरफ भी जितना बैलेंस आउट इस तरफ भी, तो ये तो आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये आपका ज़ीरो हो गया। तो फिर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
शाइवेलोसियनिज, हाँ ये तो सही है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ये बात तो उसे समझ आ गई होगी कि डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे काम करता है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग से भी पूछ सकते थे, आपको कोऑर्डिनेशन से पूछ सकते थे, या फिर ये आपको ब्लॉक से भी पूछ सकते थे। अब ब्लॉक क्योंकि हट चुका है, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग में किसी में एक से भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि आपका टेट्राहेड्रल जो मैग्नेट है और जो पर मैग्नेट आयन है उसके ऊपर, कि इसका कलर और मैग्नेटिज्म कैसा होगा। तो हम अगर ऑप्शन पहले चेक करें, आपको ये पता है कि पर मैंगनेट जो आयन होते हैं वो आपके पर्पल होते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ठीक है। तो पर मैंगनेट ग्रीन नहीं हो सकता, मैंगनेट पर्पल नहीं हो सकता। तो यहाँ आपके आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर ए होगा या फिर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने का एक ही उपाय है जो कि हमारा है ये मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से यहाँ पे मैग्नेटिज्म कर सकता है। अगर हम परमैंगनेट को चेक करें, हम बस एक ही चेक करने वाले हैं यहाँ पे, MnO4 माइनस, ठीक है। तो MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn आपका +7 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। Mn +7 यहाँ पे आपका शो करता है ArD0, ArD0 है आपका यहाँ पे। अगर ArD0 है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे आपका डायमैग्नेटिक है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आपका डायमैग्नेटिक। तो आपका ऑप्शन ए तो होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला था पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बहुत बेसिक सा कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फिर से बोला कि ये जब आपका ब्लॉक केमिस्ट्री था तब वो ब्लॉक में ही भी दे सकता था। तो ये बात याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको देख के लग सकता है कि ये तो ब्लॉक का है, ये करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो घुमा के डाल सकते हैं। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये रहा आपका अगला सवाल। ये सवाल आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का है, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने एग्जैक्ट पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो मैं सीधे इसका आंसर पे आ जाता हूँ कि इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ Cl2 का F2 से ज़्यादा होगा, और जो BDE जो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी यहाँ पे आपका C2 का F2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि Cl तो ये ऑप्शन ए आ गया आपका करेक्ट आंसर। ये क्यों किया हमने कि BDE जो है कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आपको इन माइंड रखनी है। ये जो एक्सेप्शन है वो है कि यहाँ पे आपका जो F2 है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लोअर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनका साइज़ इतना ही छोटा है कि इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, इनका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। तो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम हो जाता है। तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर आता है वो है आपका Cl2 Br2 F2 Cl2, सॉरी सॉरी, Cl2 नहीं आता यहाँ पे, माय बैड। यहाँ पे आपका आता है I2, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका ऑर्डर। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, तो उसके हिसाब से ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। आपने यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये जो ऑर्डर का ये जो हल्का सा एक एक्सेप्शन है, ये आपको दिमाग में आ गया होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि वो चीज़ एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन स्पिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कलर फॉर द एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ CO का ये दिया गया है। तो फिर अगर हम देखें तो CO यहाँ पे 3+ के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। CO यहाँ पे आपका है 3+, तो CO 3+, इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाता है आपका AR3D6, ठीक है। अगर AR3D6 आता है और CO
एक बहुत वाइड रेंज ऑफ कलर शो करता है, और वो कलर पूरा डिपेंड करता है वो हाई स्पिन में है या फिर लो स्पिन में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाई स्पिन में है तो फिर वो जो कलर प्रोड्यूस करता है वो हो जाता है आपका पिंक, ब्लू और ग्रीन आपका, ठीक है। और अगर वो लो स्पिन में रहता है, लो स्पिन में वो ब्लू का एक अलग सा शेड आता है जिसे हम रॉयल ब्लू बोलते हैं या फिर प्रूशियन ब्लू बोलते हैं, वो वाला शो करता है। और साथ में यहाँ पे आपका वायलेट शो होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि ये पूरा ही आपका एक मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका हाई स्पिन और ग्रीन, हाई स्पिन और ग्रीन, ऑप्शन ए यही आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आपको ये वाली पॉइंट अब आप जान चुके हो। फर्दर क्वेश्चंस में आप इसको फिर से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन का एक सवाल है। ये जो कोऑर्डिनेशन का सवाल है, यहाँ पे आपको पूछा है जियोमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे ये करने का एक बहुत इजी तरीका है, अगर मैं बताऊँ तो अगर आप ये वाले सैंपल को देख रहे हो तो फिर आपको ये पता चल रहा है कि ये एक एम ए बी सी डी ऐसे टाइप का एक कॉम्प्लेक्स है। ऐसे टाइप का जो कॉम्प्लेक्स आता है उनका जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है वो हमेशा 3 ही आते हैं, ठीक है। ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको अगर फिर भी देखने की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। कि ये आपका पी डी हो गया, आपने चारों साइड 4 ले लिए, इसमें आपका पी वाई ले लीजिए, यहाँ पे आपका सी एल ले लीजिए, यहाँ पे आपका बी आर ले लीजिए, यहाँ पे आपका एन एच थ्री ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप इस पी वाई को फिक्स रखिए, यहाँ पे सी एल रखिए, सी एल और बी आर को एक बार स्विच मार दीजिए, एक बार सी एल और एन एच थ्री को स्विच मार दीजिए। तो टोटल कितने हुए? टोटल आपके पास 3 हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको अगर ये वाली चीज़ पता होगी तो। आई होप ये आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन डी ये होता है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मोलिकुलर अडक्ट फॉर्मिंग बिटवीन BF3 और ETO2, और इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इन तीनों चीज़ों को हमें डिफाइन करना है। तो पहले हम अडक्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है आपका BF3.ET2O, ये बन गया आपका अडक्ट। हमें निकालना है यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे निकालना है आपकी वैलेंसी, यहाँ पे निकालनी है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन 3 पैरामीटर देखने। पहले हम आते हैं CN पे। CN हमें देख के पता चल रहा है कि इसका CN 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है तो उसका 3 बॉन्ड, और ETO2 एक और बना रहा है, तो ये हो गया टोटल 4। CN आपका 4 हो गया यहाँ पे, 4 4 4। तो आप यहाँ से डी कट कर सकते हो। अब आ जाते इसका वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में ये अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो फिर वो 4 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, वरना 4 बॉन्ड वो कैसे बनाएगा। तो ये आ गया आपका 4। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा +3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका +3। तो 4 4 + 3 कौन हुआ? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये आपका बॉन्डिंग का भी सवाल बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये वाला सवाल समझ आया कि अडक्ट क्या होता है। जब ये अडक्ट आएगा, सोचिए कि बोला एक अडक्ट ए एंड बी से फॉर्म हो रहा है, तो फिर उसका अडक्ट सीधा A.B हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, आई होप। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे जो है 2020 का जो IIT हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें वो नहीं मिला। हमें जब भी वो मिल जाएगा हम तुरंत आपके पास वो अपलोड कर देंगे विथ इन द सेम मैनर, ठीक है। तो जब तक वो नहीं आ रहा हम आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विथ 2021। ये रहा 2021 का पहला सवाल आपके लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का क्या है कि ये बॉन्डिंग का भी बन सकता है और ये ब्लॉक का भी बन सकता है। अब ब्लॉक तो हट चुका है, लेकिन ये बॉन्डिंग के नाम पे फिर से आ सकता है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सैंपल दिया आपका है PF3Cl2, ठीक। ठीक है, तो आपको तो ये समझ आ गया, क्योंकि मैंने इन एफ को क्यों मैंने एक्चुअल पोजीशन के लिया,
क्योंकि ये है सिंपल बेंड्स रूल। ठीक है, ये है सिंपल बेंड्स रूल जो कि बोलता है कि जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज शुड बी ऑन द एक्शियल पोजीशन। तो उस हिसाब से मैंने एफ को एक्शियल पोजीशन में लिया है। और यहाँ पे पूछा है कि एफ पी सी एल का बॉन्ड एंगल आइडियल कितना होना चाहिए। तो इसका बॉन्ड एंगल का एक ही उपाय है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा सारे एंगल से तो फिर वो मोस्ट स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो उसी हिसाब से सी 90 डिग्री ओनली, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम, ये भी पहले आपका ब्लॉक से आया था, लेकिन ये आपका बॉन्डिंग में भी आ सकता है बहुत इजीली। आप कुछ बता भी नहीं पाओगे कि क्यों आया है। तो अच्छी है कि कर लेते हैं। Al2Cl6, अगर हम ये बनाएं Al ये आ गया आपका स्पीशीज। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, फिर से वही वाली सवाल फिर से आ चुकी है कि हमें ये देखना है। और सी टी मैं इसको सी एल टर्मिनल को सी एल टी से मेंशन कर देता हूँ और इसको मैं सी एल बी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका। अब इस पे हाँ हमें पूछा गया है कि इसका बॉन्ड एंगल। यहाँ पे पहले आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है आपका, ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है। ठीक है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेन्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड बहुत प्रोन टू ब्रेक। ठीक है, तो वो इवेंचुअली ब्रेक होगा। इससे हम ये डिसाइफर कर सकते हैं कि ये बॉन्ड वीक है। ये बॉन्ड वीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। आपको ये बात समझ आई, इट इज़ फॉर द ब्रिजिंग। एंड इसका वाइस वर्सा होगा आपका टर्मिनल के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड होगा। तो ये एंगल, इसको अगर हम अल्फ़ा मान ले, इसको बीटा मान ले, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि अल्फ़ा हमेशा बीटा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा अल्फ़ा है हमारे पास सी एल टी ए एल। ठीक है, सी एल टी ए एल है, तो सी एल टी ए एल ग्रेटर देन, हाँ, तो आपका ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी माय बैड, आपका ऑप्शन बी हो सकता है, डी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन ए और बी में ही कोई एक होगा। अब हम देखते हैं इसका बॉन्ड लेंथ की तरफ। तो अगर हम इसका बॉन्ड लेंथ के ऊपर थोड़ा सा झांके तो हमने ये तो पहले ही बता दिया था कि ये वाला जो कहानी है, तो उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ ए एल सी बी का ज़्यादा बड़ा होगा ए एल सी एल फोर से। तो आपका ऑप्शन ए आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन कैसे आपका ब्लॉक से हटके भी आपका बॉन्डिंग में आ सकता है। ये चीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला सवाल जो कि पूछा है आपका मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि Z आपका 25 है, Z 25 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास है मैंगनीज है। मैंगनीज का यहाँ पे बताया गया है कि आपका एक डाईवैलेंट आयन है। डाईवैलेंट आयन का मतलब ये है कि Mn2+ है, और Mn2+ का कन्फिगरेशन होता है D5। अब आपको पता है कि D5 दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, बोथ फॉर वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से आपके दो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी। और अब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है ना कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज योर टेट्राहेड्रल। आपको ये चीज़ तो पता होगी कि ये है आपका ऑक्टाहेड्रल और ये है आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी क्योंकि आपने 2 साल पढ़ी तो है कुछ, है ना, पढ़ी है ना। तो ठीक है, तो अब इसके ऊपर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का हमें इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा। तो अगर हम ये चेक करें कि अगर ये बोला है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वीक फील्ड लिखन,
टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में अगर हम इसको वीक फील्ड में देखें कि इसका अगर टी डी में देखें तो इसका बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू आ रहा है अराउंड 5.92, ठीक है, जो कि इसके साथ मैच तो नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले पे बोला है सेम, लेकिन इसका वैल्यू है 5.92, इसका वैल्यू तो 5.92 ही आता है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये आपका हट गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाली क्वेश्चन समझ आया होगी। ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ये आपका कोऑर्डिनेट का ही एक सवाल है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, मैं तो बताऊंगा आपको। तो यही है, आपको समझ आया ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं कि इसने पूछा है कि एक डायमैग्नेटिक क्यों होगा। डायमैग्नेटिक मतलब है कि इसका लोन पेयर होना चाहिए आपके पास 0, और इसका ऑप्शन इनर कम्प्लीटली बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ना, ये भी डायमैग्नेटिक होने की तो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। साइनर्जिक बॉन्डिंग नहीं, तो ये क्या ऑप्शन बचता है जो है कि सी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगन है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। इसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, बस इसी से हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हमारा 2021 का सारा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं 2022 से। तो लेट्स गो। ये है आपका 2022 का पहला वाला सवाल, जहाँ पे इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन जो रिएक्टेंट्स हैं इन्हें एनालाइज करें तो ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन तो ये करेगा। इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो फिर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। यहाँ पे एफ ई आपका Fe2 स्पीशीज में एग्जिस्ट कर रहा है, जो यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज होके Fe3 बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो इसका ये वाला प्रोडक्ट और कुछ नहीं, बस सीधा K3FeCN6 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी आपका ऑप्शन नहीं हो रहा। अब आपके पास बाकी 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से आप कौन सा चूज़ करेंगे कि KOH, H2O और या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक। अब हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर वो टूटने के बाद आइदर आपका HO2 बना रहा होगा या फिर OH माइनस बना रहा होगा। ठीक है, H2O यहाँ पे बनना तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे सिर्फ OH माइनस ही बनेगा। तो वही आ रहा है, यहाँ पे K4 था, यहाँ पे K3 हो गया, तो यहाँ पे एक K और एक OH बन रहा है, KOH। चलिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आप बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक का है, लेकिन इसमें आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी यूज हो रही है। ठीक है, तो ये आ सकता है नॉट इन द सेम वे बट डिफरेंट वे में भी ये वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा है कलरलेस कॉम्प्लेक्स। कलरलेस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आइदर वो D0 होना चाहिए या फिर वो D10 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आसान बात यह है कि हमें कुछ नहीं चेक करना है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन ए में चेक करें तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है। तो इसमें D10 बस एक ही शो कर रहा है, तो ऑप्शन ए आ गया आपका सही आंसर। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, आप बस वो सीधा रीड करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके लिए आपको उसके लिए ये वाली कंसेप्ट आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि x और y के लिए जो आयनाइजिंग एनर्जी है वहाँ से आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जो 6 और 18 है इनके बीच का जंप 3x है। ठीक है, मान लेते हैं 3x है, कम ही है, इसमें भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ एक बहुत बड़ा जंप आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूज जंप आता है। आप इस ह्यूज जंप का मतलब ये है कि आपके आउटर शेल में सोचिए 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने वो 3 निकाल लिए, आराम से निकाल लिए। लेकिन उस शेल के अंदर जो शेल है
वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये जंप यहाँ पे वही स्पेसिफाई कर रहा है। तो इस हिसाब से ये जो जंप है 3 to 4, मतलब यहाँ पे 3 ही थे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्स में, तो 3 3 ये रहे, ना तो बी होगा ना तो डी होगा। अब चौथे में भी सेम लॉजिक से देखिए कि इन दोनों में देखिए ह्यूज सबसे ज़्यादा जंप आ रहा है, तो सी भी नहीं होगा, ये आ गया ऑप्शन ए, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए था, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको 2022 का भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब शुरू होता है 2023 वाला। 2023 का पहला सवाल आ रहा है आपके सामने, ये लीजिए। ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका बॉन्डिंग का भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ब्लॉक का भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉक हट गया, लेकिन ये तो रह गए, तो दिख तो सकते ही आपको बार बार। ठीक है, तो तैयार होके जाना ही बेहतर है, ताकि हम वहाँ जाके ये ना सोचे कि क्यों नहीं करके आए। तो ये इसने बोला कि मैग्नेट एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड में कौन अट्रैक्ट होगा, वही अट्रैक्ट होगा जो कि पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक ही हमेशा अट्रैक्ट होंगे, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि किन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। O2 का देखे, O2 का जो होमो है, होमो में आपका 2 पाई ABMO में है उसका होमो, तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। N2 में ऑल पेयर्ड है, F2 में भी ऑल पेयर्ड है, Br2 सेम ही है, इसमें भी 2 पाई आपका ABMO में एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो O2 एंड B2 ऑप्शन ए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि 2023 में आपके पास 4 इनऑर्गेनिक के सवाल थे, जिसमें से एक आपका ये वाला सवाल हो गया, बाकी 3 में से 2 आपके मेटलर्जी के सवाल थे जो कि अब हट चुका है, और तीसरा बहुत ही कोर ब्लॉक का क्वेश्चन था, ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, जो कि ऐड करने लायक है नहीं। तो आपके लिए 2023 में बस एक ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं 2024 की तरफ, ये है हमारा आखिरी सेगमेंट। आई होप आप हमारे साथ बने रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट वाला सेक्शन शुरू करते हैं। ये है आपके पास 2024 का पहला सवाल। ये क्वेश्चन पीरियोडिक का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना पीरियोडिक का नॉलेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है Z आपका है 120। सबसे लास्ट जो नोबेल मेटल है, जो नोबेल एलिमेंट है, वो है आपके पास रेडॉन। ठीक है, वो है आपके पास रेडॉन, जो कि है 86 में। और इसके हिसाब से देखें तो लास्ट 120 से बिल्कुल पहले वाला, मतलब इससे एकदम पहले वाला जो नोबेल मेटल आपके पास रहेगा, वो होगा आपका 118। राइट, तो इसका मतलब डेल जो Z है वो आपके पास आ रहा है 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 डिफरेंस का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अगर हम इसको हम A मान लेते हैं, ठीक, ए मान लेते, अगर ए का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो ऐसे आएगा Rn5F14, सॉरी 6D10 7s2 7p6। अब आता है ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आप S में ही डालोगे, 8s2, सॉरी आप इसे डालोगे सीधा यहाँ पे 8s2। ठीक है, अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब यही होगा कि वो अल्कली अर्थ मेटल होगा, तो उसके हिसाब से ये हो गया, ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को क्या अप्रोच करना है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, जो कि ब्लॉक से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ये आपका ब्लॉक का था, लेकिन ब्लॉक तो हट चुका है।
तो ये क्वेश्चन आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से तो ज़रूर ही आ सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना होता है ये तो आपको पता ही होगा, जो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 N है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कितने हो गए, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी हिसाब से अगर हम जाए तो CO के पास भी 10 हो रहा है और NO प्लस के पास भी 10 हो रहा है। तो ये तीनों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, मतलब ना तो C होगा ना तो D होगा, A और B में से कोई एक होगा। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इन BO बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब माइनस इलेक्ट्रॉनिक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। अगर हम इसमें देखें तो n का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है आपका 3, यहाँ पे भी आ रहा है 3, यहाँ पे भी आ रहा है 3। ठीक है, तो मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, तो B तो नहीं हो पाएगा, A हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे बस आपको दो चीज़ याद रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। ये आप 10th में भी करके आ चुके हो आई बिलीव। तो यही है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। ये n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मांगा मैग्नेटिक मोमेंट क्लोज टू 2। मैग्नेटिक मोमेंट अगर क्लोज टू 2 करना है, 2 का सबसे क्लोजेस्ट अगर आप देखोगे तो वो आएगा 1.73। 1.73 होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका n का वैल्यू 1 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल मिनिमम है। आइदर 0 या फिर 1, आपका 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, माय बैड। तो यहाँ पे होना चाहिए 0। तो हमें ये चेक करना होगा कि इनमें से किसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना होता है ये मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मैं यहाँ पे ये कर नहीं सकता क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। ये आपका VACPR थ्योरी मांगा है, जो कि आपका बॉन्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, VACPR थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं मोस्ट स्टेबल शेप्स ऑफ HCF4। HCF4 का तो एक ही सिस्टम है सीधा। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब D वाला हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि SF4 का कैसा होगा। S, ये आ गया आपके 2F, ये भी आ गए आपके 2F। ठीक है, और ये आ गया उसका लोन पेयर, तो 6 बॉन्ड, जो कि एक सी शॉर्ट शेप है, तो डी भी नहीं बनेगा, ए बनेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि बॉन्डिंग VACPR थ्योरी मतलब आपका जो CN होता है उसके हिसाब से आपको इसका स्टेरिक नंबर निकालना होता है, स्टेरिक नंबर के हिसाब से आपका आता रहता है कि कौन कितना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी एकदम पूरे एनर्जी से सॉल्व करते हैं। ये पूछा फॉर द फॉलोइंग एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ लाइट शोज द वायलेट कलर। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो कलर अब्जॉर्ब होता है ना, अब्जॉर्ब्ड कलर, अब्जॉर्ब्ड कलर हमेशा जो विजिबल कलर होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। ये बात अगर है तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे आपका कलर शो कर रहा है। तो इसका आंसर मैं सीधा ही बता रहा हूँ कि ये वाला नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बस यही करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट में ये जो कलर अब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद जो वायलेट कलर शो कर रहा है, इसका मतलब यही है कि इसमें कलर है। आप अगर उसमें
ये जो अगर है इसमें अगर आप अल्ट्रा वायलेट रीजन से मार रहे हो तो फिर ये कुछ तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जिसका मतलब वो यहाँ पे कलर शो कर रहा है। मतलब ये हो गया आपका कलर थ्योरी का सवाल। और कलर थ्योरी में मैंने यही बोला था कि जिसमें डी डी ट्रांजिशन होने चाहिए। ठीक है, अगर डी डी ट्रांजिशन होगा तो वही होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात, आप अगर याद करो, मैंने बताया था कि इसका और एक केस भी होता है, जो केस यही है, एकदम आखिरी वाला सवाल। वो है कि आपका हमेशा उसके अंदर डी डी ट्रांजिशन हो, ये ज़रूरी है नहीं। आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, सॉरी मेटल टू लिगेंड नहीं, इसे आप लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोल सकते हैं, LCMT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे वही हो रहा है, डी में नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पास ये जो लिगेंड है ना, NH3, वो तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे ही सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला कलर शो कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन ए आ गया आपका करेक्ट आंसर। सो हमारा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, आप सबको समझ आया होगा कि हमने कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ पे कैसे लगाई है, कौन से क्वेश्चन को कैसे अटैक करना है, और आपको सारे थियोरीज ऑप्टिमली यूज़ करना भी आ गए हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और हमारा प्रेफर आइसर के सीरीज़ में चल रहा है मॉक टेस्ट, आप वो बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप बाकी कंपटीटर्स के मामले में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वो आपको मिलेगा मेंटरशिप सेशन और वही बहुत सारे पर्क्स। तो आप वो हमारे वेबसाइट पे जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे बाद में मिलते हैं फिर से। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।